हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था गजानन माधव मुक्ति बोध की कविता ओरांग-उटांग। कल हमारी ख़त्म हुई थी। आज हम पढ़ेंगे धूमिल। तो धूमिल को हम पढ़ेंगे और धूमिल को पढ़ते समय एक हमेशा मन में विद्रोह की भावना धूमिल के रही। तो पहले हम धूमिल का परिचय पढ़ते हैं, किस तरह के थे धूमिल का कर्तृत्व कैसा था, व्यक्तित्व कैसा था। तो संक्षिप्त में हम पहले आज वही पढ़ते हैं। तो धूमिल का जन्म हुआ था 1936 ईस्वी में और उनकी मृत्यु हुई थी 1975 ईस्वी में। हिंदी कविता में साठोत्तरी पीढ़ी के अग्रणी कवियों में धूमिल का नाम लिया जाता है। यानी 60 के दशक की जो पीढ़ी कविता रचने में लगी हुई थी उनमें धूमिल का नाम पहली पंक्ति में या आगे था। कुछ आलोचक धूमिल को अकविता आंदोलन का हिस्सा मानते हैं। एक तो चली थी, देखो कविता के कई रूप चले हैं आधुनिक काल में या उत्तर आधुनिक काल में कह लो। दीर्घ कविता चली, अकविता चली और उसके बाद में कविता में नवगीत चले, कविता के अनेक रूप चले, छंदबद्ध कविता, छंदमुक्त कविता चली। तो यहाँ अकविता चली, यानी कि कविता को किसी भी तरह की किसी भी परिभाषा में, किसी भी फॉर्मेट में, जो बंधा हुआ फॉर्मेट है उसमें बांध नहीं सकते, वो अकविता में चला। तो अकविता आंदोलन का हिस्सा मानते हैं, जबकि उनकी कविताएं साक्षी देती हैं कि धूमिल अकविता की जड़ रूढ़ियों को तोड़कर ठहरी हुई कविता को नई गति प्रदान करते हैं। वो कहते हैं मानते होंगे, लेकिन धूमिल की जो कविता है वो जो अकविता के रूप में जो ठहर गई बात है, यानी जड़ रूढ़ियाँ हो गई है, कुछ चीज़ें एकदम ठहर जाती है तो ख़त्म हो जाती है, उसके मायने बदल जाते हैं, वो बेमानी हो जाती हैं। तो वो तो उनको तोड़ने वाले थे और उसको एक नई गति प्रदान करने वाले थे। तो वह कविता में कुछ लोग उनको मानते हैं और कुछ लोग उनके विरोध करते हैं। साठोत्तरी कविता का जिक्र आते ही सबसे पहले धूमिल का नाम आलोचकों की ज़बान पर आ जाता है। तभी तो डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव कहते हैं, नाम रूपहीन जान पड़ने वालों पर इतिहास के खास मोड़ पर अचानक सार्थकता प्रदान करने वाली कविता को युवा कविता जैसे संज्ञा दिलाने का श्रेय बहुत कुछ अकेले धूमिल को है। यानी वो कहते हैं न नाम उस कविता का, न रूप, न ही कुछ कह सकते हैं इतिहास। तो इस तरह है कि जहाँ मोड़ पर आकर के कविता अपनी सार्थकता प्रकट करती है और एक युवा कविता की संज्ञा या कह लो उसका नाम प्रदान करती है या अपने आप को पहचानी जाती है, तो इस सारी युवा कविता का श्रेय है वो धूमिल को जाता है, जिन्होंने कविता की अंतर वस्तु और बनावट में एक तरह से देखा जाए तो कविता की पूरी अवधारणा में क्रांतिकारी परिवर्तन का संकेत दिया। वो कहते हैं कविता में नहीं, कविता के बनावट तक में उन्होंने एक नया क्रांतिकारी रूप दिया या रूप का संकेत किया। ये धूमिल का ही काम था। तो धूमिल के बाद कोई दूसरा कवि उस अर्थ में अपना स्वतंत्र काव्य मुहावरा विकसित करने में सफल नहीं हो सकता है जिस अर्थ में धूमिल उग्रता, असहमति, ये धूमिल के गुण थे बच्चों। उग्रता, असहमति, आक्रोश या विद्रोह को अपना स्वाभाविक अनिवार्य मुहावरे बनाने वाली प्रतिपक्षधर्मी अथवा प्रतिबद्ध युवा कविता के लगभग प्रतीक या प्रतिनिधि हो चले थे। अब वो कहते हैं ये उनके एक साथ साथ चलने वाले, जैसे हमारे लोक के साथ साथ हमारे मुहावरे चलते हैं, लोकोक्तियाँ चलती हैं, वैसे ही धूमिल के साथ साथ उनके ये मुहावरे थे। क्या थे कि उनकी असहमति, उनकी उग्रता, आक्रोश, विद्रोह, ये सारे उनके मुहावरे थे जो उनके साथ साथ चलते थे और युवा पीढ़ी को या युवा कविता को एक प्रतीक या प्रतिनिधित्व प्रदान करते थे। ये था कहना परमानंद श्रीवास्तव की डेफिनेशन थी। आगे चलते हैं हम। उनका पहला काव्य संकलन संसद से सड़क तक बड़ा चर्चित रहा था। ये नाम ही बड़ा चर्चित है। तो संसद से सड़क तक 1972 में प्रकाशित हुआ था, जबकि उनके शेष दो काव्य संकलन कल सुनना मुझे 1977 तथा सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984 उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुए। धूमिल उच्च शिक्षित नहीं थे, पर उनके लिए कविता लिखना न शौक थी न यश प्राप्ति का माध्यम। न तो वो अपने लिए कोई यश प्राप्ति चाहते थे कि लोग मुझे पहचाने, मैं अपनी कविताओं से पहचाना जाऊं, मुझे बहुत बड़ा कवि माने, और न ही उनका कोई शौक था इस तरह का। वे कविता के माध्यम से समाज के विकास में अपना सक्रिय योग देने आए थे। और वो कहते हैं वो तो समाज में एक कवि की क्या भूमिका होनी चाहिए, एक कविता किस तरह से समाज को बदल कर रख दे, ये उनका ध्येय था।
इसलिए उन्होंने सबसे पहले कविता को ही नई दृष्टि से परिभाषित करने का प्रयास किया। अब उनके कुछ कविता के उदाहरण हैं यहाँ पर। अब वह है एक उदाहरण, एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। कितनी बड़ी बात है। आप किसी कविता को बनाने से पहले उसके बारे में एक फॉर्मेट बनाते हो, एक सांचा बनाते हो, फिर उस सांचे में शब्द डालते हो, वाक्य गुथते हो, फिर उसमें तुक, लय, छंद सब कुछ आता है। तो वो क्या है, एक वक्तव्य, एक सार्थक वक्तव्य भी कैसा है, ऐसा अनर्गल नहीं है, अनर्गल प्रलाप नहीं है। एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है, एक सार्थक वक्तव्य पहले कहलाती है, फिर वो कविता बनती है। या फिर उन्होंने कहा है, मेरी कविता इस तरह अकेले को सामूहिकता देती है और समूह को साहसिकता। देखो, वो कहते हैं मैं अकेला हूँ जो लिखता हूँ अपनी कलम से, कविता के माध्यम से, लेकिन वो क्या है, सामूहिकता, समाज के लिए है वो कविता, समाज को, समूह को देती है, एक बहुत बड़े वर्ग को जाती है और फिर समूह को क्या करती है, उसको पढ़ करके हिम्मत आती है, साहसिकता देती है। आगे फिर उन्होंने कहा, इस तरह कविता में शब्दों के जरिए एक कवि अपने वर्ग के आदमी को समूह की साहसिकता से भरता है। यानी कविता के माध्यम से ही वो समाज में साहस का काम करता है, परिवर्तन का काम करता है। इतना ही नहीं, धूमिल कविता की महत्ता को समाज परिवर्तन की राह में स्थापित करने का आह्वान करते हैं। यानी धूमिल कहते हैं कविता का महत्व है वो समाज में परिवर्तन का होना चाहिए, परिवर्तन ला दे वही कविता है, वो सफल है। तो इन्होंने कहा है कि इससे पहले कि वह तुम्हें सिलसिले से काट कर अलग कर दे, यानी वह का मतलब हो जाता है समाज भी है, व्यक्ति भी है, शब्द भी है। तो वो कहते हैं कि इससे पहले कि वह तुम्हें, वह पर उन्होंने इन्वर्टेड में लिया है, वह में बहुत सारी प्रश्नवाचक है, संशय है, वह तुम्हें सिलसिले से काट कर अलग कर दे, यानी तुम्हारा कोई वर्चस्व नहीं है, तुम्हारा कोई महत्व नहीं है, तुम्हारा कोई अस्मिता नहीं है, तुम्हें काट कर अलग कर दे, तुम किसी काम के नहीं हो, एकांगी हो, अकेले हो, तो कविता पर बहस शुरू करो। इससे पहले वो कहते हैं काट कर अलग कर दे, उससे पहले कविता पर बहस शुरू करो और शहर को अपनी ओर झुका लो। और जो शहर तुम्हारे लिए, तुम्हें काटने को आतुर है, तुम्हें अलग करने को आतुर है, तुम्हारी पहचान मिटाने को आतुर है, तत्पर है, उसको तुम अपनी ओर झुका लो, अपनी मुट्ठी में कर लो। धूमिल एक विद्रोही कवि थे और उन्होंने कविता को कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से बदलने का प्रयास किया। अब इन्होंने कविता को न खाली हुई नहीं फॉर्मेट को बदला, उन्होंने शिल्प की दृष्टि से भी, उसकी भाषा, उसका आवरण, उसकी बनावट, उसकी अलंकार, सब कुछ बदल दिया था उन्होंने। तो शिल्प और कथ्य दोनों दृष्टियों से उन्होंने कविता को बदलने का प्रयास किया। उन्होंने अपने भदेश बिंबों से, ये शब्द चला था यहाँ से धूमिल से, भदेश एक शब्द चला है, हिंदी में चला था साठोत्तरी कविता के आसपास। भदेश का मतलब होता है जो साहित्य में एक अभिजात्य वर्ग को पसंद नहीं आता है, भद्दापन जिसको कह लो, भदेश का मतलब। तो भदेश बिंब चले थे। ये कैसे बिंब है? क्योंकि बिंब तो बड़े आकर्षक होने चाहिए, बड़े सुंदर से होने चाहिए, बड़े मनमोहक होने चाहिए, और जो अभिजात्य वर्ग को पसंद आ जाए और सबको मोहित कर ले, इस तरह के होने चाहिए। तो यहाँ भदेश बिंब की शुरुआत हुई थी। तो अपने भदेश बिंबों से नई कविता और कविता के अभिजात्य को तोड़ा। मैंने पहले कहा था, एक अभिजात्य वर्ग जो ये मान लेता है कि नहीं, ये जो सोफिस्टिकेटेड है वो तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम ही उस पर अधिकार जमा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि लो तुम रखो अपने अभिजात्य को, मैं अपने भदेश बिंबों से, अपने जो तुम्हारे लिए भद्देपन होंगे, मैं उन बिंबों से अपनी कविता का निर्माण करता हूँ। इसलिए इनको विद्रोही कहा। उनके लिए कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसका प्रयोग कविता में न हो सके। इसलिए कुछ आलोचकों ने धूमिल पर अश्लीलता का आरोप भी लगाया है। भद्दापन आया है तो लोग मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने मुँह उतनी बातें, भिन्न रुचिर लोग है, अनेक संसार है, उतनी ही रुचियाँ भी है, संसार में जीने वालों का तरीका भी है। इसलिए कुछ आलोचकों ने धूमिल पर अश्लीलता का आरोप भी लगाया है। ये जरूर है कि धूमिल की कविता में ऐसे शब्दों की भरमार है जो कविता को अश्लील बनाती है। कई जगह उनके बिंब नारी अस्मिता का भी उपहास भी करते हैं, किंतु धूमिल यह भी मानते हैं कि कविता आदमी को आदमी बनाती है। वे कहते भी हैं,
अब उन्होंने 2 लाइन कही है कविता के लिए। वो कहते हैं कि भले ही उन्होंने कविता में एक विद्रोहात्मक स्वर रखा होगा, बदेशपन रखा होगा, और नारी की इसमें अस्मिता या पहचान पर उन्होंने उपहास भी उड़ाया होगा, लेकिन वो ये कहते हैं कविता है वो आदमी को आदमी बनाती है, इंसान को इंसानियत और इंसान में जीना सिखाती है। तो वे कहते भी हैं कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। कितनी बड़ी बात है कि कविता क्या है, आप में इंसान हो तो आपको जीने की तमीज़ क्या होगी, इंसानियत। लेकिन कविता क्या है, आपकी भाषा में आदमी को जीने की तमीज़ है। वो आपको भाषाबद्ध रखेगा, आपको एक उसमें कह लीजिएगा अपने व्यवहार में, अपने बोलने में, अपने उसमें आचार में आदमी होने की तमीज़ बताएगी भाषा। वस्तुतः धूमिल कविता को इंद्रिय बोध तक सीमित नहीं रखते। इंद्रिय बोध मतलब जो हमने आँखों से पढ़ ली और कानों से सुन ली और मन को वाह वाह हो गया, इतना ही नहीं रखते ये, बल्कि उसे मानवीय विवेक से जोड़ने का उपक्रम भी करते हैं। बल्कि वो ये कहते हैं कि कविता है तो वो मानवीय विवेक, मानव की बुद्धि को भी टच करके चले, मानव की बुद्धि को भी छुए। इसलिए वे कविता की हदों को भी फांदना चाहते हैं। यही धूमिल की कविता की शक्ति है। इसलिए वो कोई कविता के लिए हद नहीं मानते। कविता है तो बेहद है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो सारी हदों को तोड़ करके चलते हैं। इसलिए धूमिल की कविता की ये अलग ही शक्ति है, अलग ही विशेषता है। बाकी हम धूमिल की कविता को कल पढ़ेंगे बच्चों। धन्यवाद।